Hello everyone, this is Laksh Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel Social Classes by Laksh। तो हम लोग जो है अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे 10th क्लास का, जो कि है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, और जिसमें कि हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि रिसोर्सेस होते क्या है, रिसोर्सेस के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद रिसोर्सेस का आपको एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप था, वो पढ़ चुके थे। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, रियो दी जनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और एजेंडा 21 जो कि उसका आउटकम था, जो कि एक डिक्लेरेशन थी, उसके बारे में भी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक क्या। आज का हमारा टॉपिक है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। उसके अलावा रिसोर्सेज के कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इसमें कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या। देखिए, जैसे अगर आप लोग पिछली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो आपको याद होगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते हैं और थोड़ा कनेक्ट भी करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में हम लोग अगर कनेक्ट करके पढ़ें, यानी कि पिछली चीज़ों को, आगे आने वाली चीज़ों को और जो करंट में पढ़ रहे हैं उन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कनेक्ट करते चलेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ा था कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, मतलब या नहीं तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यानी कि ऐसा एक टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी स्किल्स को इवॉल्व करना जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया जा सके और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा रहे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। सेम जो रिसोर्स प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है, लगभग लगभग एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा बोलने का, समझने का वे में उसका थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, पर चीज़ एक ही है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग भी लगभग आपको वही है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एक ऐसा प्लान स्ट्रक्चर बनाना, एक ऐसा रोड मैप बनाना जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। उसके अलावा वैसा कोई रीजन हो, वैसी कोई कंट्री हो, स्टेट हो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हो, उनको भी उस रिसोर्सेज को यूज करने का बेनिफिट मिल सके, उन तक उस रिसोर्सेज को पहुंचाना, ये सब क्या है, एक तरह से आपको रिसोर्स की प्लानिंग है। जैसा कि आप लोग वर्ड से याद रखिए, वर्ड से आप पकड़ सकते हैं। जैसे हम लोग हर किसी घर में आपने सुना होगा कि मंथली एक बजट प्लान किया जाता है कि महीना का कितना कमाई है और किस हिसाब से कितना खर्च करना है। सेम उसी तरह से रिसोर्स प्लानिंग होती है कि कितना रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है और किस तरह से कितना रिसोर्सेज को खर्च करना है, कितने को कंजर्व करके रखना है, ये सब रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है और आप इसको रिसोर्स प्लानिंग कह सकते हैं। यानी कि अगर आप फिर से एक बार दोबारा से अच्छे से समझिए, तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब एक ऐसा प्लान स्ट्रक्चर बनाना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी और स्किल्स को डेवलप करना कि रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो ओवर यूटिलाइज भी ना हो और अंडर यूटिलाइज भी ना हो। यानी कि जितना ज़रूरत है वो ज़रूरत हर किसी का पूरा हो जाए, रिसोर्सेज को बचाया भी जा सके, जो नीडफुल एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, उनको भी उस रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल सके। ये सब रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अब देखिए बुक से स्टार्ट करते हैं कि बुक में क्या कहा गया। तो ये तो आप समझ लिए कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। इससे पहले आप एक और छोटी सी चीज़ समझिए, रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज़ का प्लानिंग करने के लिए उसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले वो रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाएगा। किस जगह पे है, कितना अंदर है, ज़मीन के कितना ऊपर है, कितना अंदर है, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करी जाएगी। ये सारा चीज़ आपको रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसके बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग फिलहाल बुक में देखते हैं कि बुक में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं बुक में कहा जा रहा है, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड
strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient but some are deficient in other types of resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, जिसका यूज हमेशा से होता आ रहा है, आज से नहीं कई सालों से होता आ रहा है, कई दशकों से होता आ रहा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में रिसोर्स प्लानिंग जो एक प्रोसेस है, इसका इस स्ट्रेटजी का यूज हो रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री में इसका यूज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो थोड़ा और ज़्यादा अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज के मामला में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि उनके पास भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल झारखंड है, उड़ीसा है, ये सारे रीजन्स आगे भी आप चैप्टर्स में पढ़िएगा जब कि जो ये सारे रीजन्स हैं ये रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट है, इनके पास भरपूर रिसोर्सेज है। पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे कि आपको पंजाब है, हरियाणा है, इन सब रीजन्स में रिसोर्सेज उतने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे स्टेट में, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि हम लोगों को एक ज़रूरी से एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जाए कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको भी मिल सके। क्योंकि देखिए पंजाब और हरियाणा में भी अलग अलग रिसोर्सेज का नीड्स होता है, ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ भी इंडस्ट्रीज है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज़ चाहिए। वहाँ इंडस्ट्रीज चल रही है तो उनको भी कोल चाहिए, जिस कारण से हम लोगों को क्या होगा कि उनको भी कोल देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्लान स्ट्रक्चर ज़रूरी है जिसको कि यूज करके एक प्लान बनाया जा सके कि जिस स्टेट के पास, जिस रीजन के पास रिसोर्सेस नहीं है उनको भी मिल सके। ऐसे केस में रिसोर्स प्लानिंग ही वो स्ट्रेटजी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जो सबसे ज़्यादा काम आती है, और वो भी पूरे वर्ल्ड में इसका यूज हो रहा है। तो यानी कि रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो अब देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब रीजन्स में मिनरल्स और कोल के डिपॉजिट भारी मात्रा में अवेलेबल है। पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो, वहाँ पे क्या है, वाटर है, पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। उसी तरह जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है, पर वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज उतना अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हर रीजन का अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग टोपोग्राफी है, अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग नीड्स है। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, पर हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में हाँ, क्योंकि वो भी एरिया हमारे ही देश का पार्ट है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है तो जो है तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हम लोगों को हर किसी को साथ में लेके चलना होगा। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग को अडॉप्ट किया जाता है, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है और हर किसी को उस रिसोर्सेज का बेनिफिट दिया जाता है। उसी तरह एक एग्जांपल है कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, वो पूरे कंट्री से अलग है, पर वहाँ पे उतना रिसोर्सेज, पानी, वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कुछ मिनरल्स भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज है। यानी कि अगर वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा चलता है, उधर लोग घूमने बहुत अच्छा जाते हैं, उधर के कल्चर को देखने सीखने बहुत जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज नहीं है। अब अगर ऐसे में वहाँ पर इन सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा तो क्या आप ही सोचिए कोई भी टूरिस्ट वहाँ जाएगा घूमने? नहीं जाएगा। इसका मतलब हम किसी भी अपने एरिया को, अपना किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। हर किसी को हर तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल कराना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे देश के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हर किसी को हर तरह का रिसोर्सेज मिल सके, इसी के लिए रिसोर्स प्लानिंग को अडॉप्ट किया जाता है, इस स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है और एक रोड स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसको तो हम लोग समझ गए कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। इसी में एक सब टॉपिक और है जो दिया हुआ है जिसका नाम है क्या, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। तो देखिए चलिए अब हम इसको समझते हैं कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। जैसा कि हम लोग देखें रिसोर्स प्लानिंग में तो बहुत कुछ था, ये रिसोर्स प्लानिंग का ही एक सब टॉपिक है। रिसोर्स प्लानिंग में तो बहुत कुछ था, जैसे कि
कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकालना, रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि जो इसको ज़रूरत है जिसके पास नहीं है उसको भी मिले, और रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज नहीं करना। ये सारी चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग में थी। उसी का एक सब टॉपिक, एक पार्ट है बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूज करने का इस तरह प्लान किया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, चाहे रीजनल लेवल पे वो हो। इस तरह से प्लान किया जाता है कि हर किसी को, चाहे जिस एरिया में कोई रिसोर्सेज ना भी पाया जा रहा हो, तो उन सभी को भी वो रिसोर्सेज मिल सके। इसका मतलब एक बैलेंस बनाना कि किसी एरिया में कोई रिसोर्स नहीं है तो वहाँ भी वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाए, किसी एरिया में कोई और रिसोर्स नहीं है तो वहाँ भी वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। ये जो बैलेंस बनाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का ही एक सब टॉपिक हुआ, ये उसी के तरह है। आप चाहे तो इसमें वही सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा स्पेसिफिकली ये हो जाता है कि जिस एरिया में जो रिसोर्सेज नहीं भी हैं उनको भी वो सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट्स मिल सके, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा वो आपको ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में वही चीज़ होती है। पर जब बात आती है इंडिया की, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का क्या मीनिंग है, या किस तरह से इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस किया जाता है, इस पे जो टॉपिक है ये बात है। तो रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग इंडिया के लिए भी वही है कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। पर रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस हो सकता है हर कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह किया जा रहा हो, उसका प्रोसेस अलग अलग होता हो। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है, इसका ये आप प्रोसेस समझिए। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है, तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेप आता है आपको कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि किस जगह में रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे किस किस जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका जो है आपको सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उसकी मैपिंग की जाएगी कि कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, या प्रॉपर किस जगह पे है, किस क्वालिटी का कौन सा चीज़ अवेलेबल है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, और एक एस्टिमेशन लगाया जाएगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में क्या खर्चा आएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्टेप में की जाती है जब भी किसी रिसोर्स के प्लानिंग की, उसके डेवलपमेंट की बात आती है इंडिया में। तब दूसरा जो प्लान आता है, दूसरा जो स्टेप आता है आपको, वो क्या, ये पहले सबसे पहला बात तो रिसोर्सेज के बारे में पता चल गया, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई। अब जो है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए, या नहीं तो उसको अगर हमको कंजर्व करके रखना हो, बचा के रखना हो, तो उसके लिए हर चीज़ में प्लान लगेगा। तो दूसरा स्टेप ये है कि एक प्लान स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें लगेगी, या कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन सी इक्विपमेंट लगेंगे, कितने तरह के लेबर्स को हायर करना पड़ेगा जिसके पास अलग अलग तरह का स्किल्स हो। तो इन सब पर काम किया जाता है कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया जाए, कहाँ से टेक्नोलॉजी को मंगाया जाए, जैसे बाहर के कंट्री से मंगाया जाए या अपने कंट्री में अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें, स्किल जो लेबर्स हैं उसका व्यवस्था करना, ये सारा स्टेप्स सेकंड स्टेप में आपको किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो कि है लास्ट स्टेप है, कि मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि जो रिसोर्स को डेवलप करने का जो प्लान चल रहा है उसको जो देश में जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है, जैसे कि सरकार अगर कोई पॉलिसी ला रही है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के ऊपर, तो वो पॉलिसी और इधर जो रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाई गई, वो दोनों को मैच करके कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करें, तब जाके क्या होगा, डेवलपमेंट भी सही तरीके से होगा। तो दोनों पॉलिसीज़ को मैच करके जो है उस पर काम किया जाता है। तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसको अच्छा समझना है तो आप ऐसे समझिए। देखिए, जैसे कि सपोज डेट हम लोगों के पापा हैं, उनको घर बनाना है। अब मानिए घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि किस डिज़ाइन का घर बनेगा, एक नक्शा बनवाया जाएगा, उसमें क्या एस्टीमेट उसका जोड़ा जाएगा कि कितना खर्च लगेगा उसको बनाने में, क्या क्या सामान लगेगा। ये सारा चीज़ आपको सबसे पहला स्टेप में किया जाएगा, एक सारा चीज़ का एस्टीमेट निकाला जाएगा।
उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा कि सारे सामान को खरीद के लाना है, जहाँ पे गिट्टा बालू मिलता है, गिट्टी सीमेंट वगैरह वहाँ से मंगाना है। जो स्किल्स लगेगा यानी कि लेबर है, मिस्त्री है, उन सबको हायर करना होगा। जो टेक्नोलॉजी लगेगी यानी कि उसमें कोई छोटा मोटा मशीन लगेगा, उन सब का व्यवस्था करना है। तो ये सेकंड स्टेप में ये चीज़ किया जाता है। तो तब जाके इन सारा चीज़ को टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि रिसोर्सेज किसी भी चीज़ को आपको अगर यूज में लाना है तो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। सेम उसी तरह अगर हमको घर बनाना है तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कोई मशीनरी लगेगा वो भी होना चाहिए। स्किल यानी कि लेबर, मिस्त्री, ये सब चीज़ होना चाहिए। उसके अलावा सामान जितना लगेगा, रॉ मटेरियल, वो भी होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि घर के जो गार्जियन हैं वो उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो अपने से उसका जो है ओवरव्यू कर रहे हैं, उसको देख रेख में, अपने देख रेख में बनवा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जब मिली तब जाके कोई घर बना। सेम उसी तरीके से किसी रिसोर्स का अगर डेवलपमेंट करना है, अगर उसका प्लानिंग करना है, तो उसमें अगर उसको डेवलप करने के लिए वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए कि किस तरह कंजर्व किया जाए, या अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। जो स्किल चाहिए, लेबर, मिस्त्री, इंजीनियर्स, हर एक चीज़ स्किल भी होनी चाहिए। और एक संस्था, इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए जो उसको रेगुलेट करे, उसका देख रेख करे, उसके लिए पॉलिसीज निकाले। ये सारी चीज़ होने के बाद कोई रिसोर्सेज डेवलप हो पाता है। अब जो तीसरा स्टेप था, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, दोनों का मैचिंग, इसको अगर आप ऐसे समझिए तो फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे घर बनाने की, तो घर में एक जो है, मान लीजिए कि बात चल रही थी कि पापा लोग या गार्जियन लोग ये बोल रहे हैं कि अभी घर में बचत करके चलना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है, पैसे को सेव करना है। तो घर बनाते समय ये बात हुआ कि अगर पैसा भी उधर बचत करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान क्या है उधर कि पैसा भी सेव करना है। तो इधर जब घर बनाते समय ये बात हुआ कि अभी पैसे को भी सेव करना है, तो इधर हम घर में टाइल्स, मार्बल ये वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल घर बनाएंगे। तो क्या हुआ, घर बनाते समय जो डेवलपमेंट प्लान निकला यानी कि अभी टाइल्स, मार्बल नहीं लगाना है, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान था कि पैसा अभी सेव करना है, अभी तंगी चल रही है, तो दोनों प्लान्स को मैच करके एक सही डायरेक्शन में साथ ही साथ काम हुआ। सेम उसी तरह जब रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात आती है या रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात आती है, तो जो देश का ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है और जो रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है, दोनों को मैच किया जाता है, तब जाके उस डायरेक्शन में काम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे और इसको समझिए अच्छे से कि सरकार ने ये डिसाइड किया, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे पास जैसे किसी रिजर्व में 100 मेट्रिक टन, मान लेते हैं हम लोग सपोजेड कि 100 मेट्रिक टन कोल अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार ने पॉलिसी निकाली कि अभी 50 मेट्रिक टन को ही सिर्फ जो है यूटिलाइज किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और जो 50 टन बचेगा, मेट्रिक टन बचेगा कोयला, उसको क्या करके रखा जाएगा, कंजर्व करके रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार का क्या हुआ, ओवरऑल पॉलिसी हो गया। सेम उसी जगह पे अगर हम लोग देखें इधर, तो जो इंस्टीट्यूशन थी जो कि वहाँ कोयला एक्सट्रैक्शन का काम कर रही थी, उन्होंने ये बात कही कि अगर हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अगर कम से कम 80 मेट्रिक टन कोयला अगर वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया तो उसमें लगने वाला जो खर्चा है वो पूरा नहीं होगा, उसका जितना कमाई नहीं होगा, यानी कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। शुरुआत में मैंने वीडियो जब चैप्टर शुरू हुई तब बताया था कि ऐसे में क्या होगा, ये चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी। यानी कि उसके उनके कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 100 मेट्रिक टन कोल है, तो अगर अभी जो हम लोग 80 मेट्रिक टन कोल नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो खर्चा होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के पीछे वो नहीं पूरा हो सकेगा, यानी कि सरकार को सब्सिडी देके घर से लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान था कि आधा अभी एक्सट्रैक्ट करना है और आधा को अभी सेव करना है, ये अलग हो गया। और इधर जो इंस्टीट्यूशन थी इसके ऊपर काम करी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि 80 को कम से कम निकालना होगा, 80 टन को, और 20 टन को हम लोग सेव कर सकते हैं, इतना चल जाएगा। तो ये दोनों प्लान्स मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या करना होगा, क्या तो जो गवर्नमेंट है वो इसमें जो एक्स्ट्रा 30 मेट्रिक टन हो रहा है उसका सरकार पैसा दे दे, तो खर्चा जो लॉस है वो पूरा हो जाएगा, या नहीं तो इस प्लान को अभी जो है छोड़ दिया जाए, इस पर कोई काम ना किया जाए। तो ये जो सरकार का प्लान है ये काम होता रहेगा, ये चलता रहेगा। या सरकार 50 वाला जो पॉलिसी सरकार का 50-50 वाला, ये कुछ दिन के लिए ये भी
डिले कर दिया जाएगा, इस पे जब नई टेक्नोलॉजी को खोजा जाएगा, और इस प्लानिंग को भी अभी छोड़ दिया जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों प्लान्स को मैच किया गया, यानी कि जो रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान था उसको, और जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान था उसको, दोनों को मैच करके एक फाइनल डिसीजन सेम एक जैसा बनाया गया, जिससे कि रिसोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। तो यही हमारा स्टेप्स होता है। रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में होती है उसके पीछे यही 3 मेन स्टेप्स है। इसको एक बार हम लोग फिर से जो है देखते हैं फास्ट में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रिसोर्सेज कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस जगह पे अवेलेबल है, क्या खर्च आएगा, क्या मेजरमेंट है, कितने किलोमीटर के रेडियस में रिसोर्सेज मिलेगा, कितना एक्सट्रैक्ट करना होगा, इन सब का एस्टिमेशन किया जाता है। उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोगों को अवेलेबल कराना होगा, कौन कौन सा स्किल्स, लेबर, इंजीनियर्स, अलग अलग चीज़ें अवेलेबल करानी होगी, और कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, यानी कि वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसका देख रेख करे। ये चीज़ हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो रिसोर्सेज को डेवलप करने का प्लान है वो, और सरकार का जो डेवलपमेंट प्लान है, सरकार जिस तरह से नए नए पॉलिसीज ला रही है वो दोनों मैच करना चाहिए, तब जाके रिसोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। यही यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो ये हमारा था रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस। तो रिसोर्स प्लानिंग इसी तरह से इंडिया में की जाती है, इन्हीं 3 स्टेप्स को मेनली किया जाता है, तब जाके रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर कोई नई पॉलिसी या कोई नया प्लान आ पाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है, इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग पर, रिसोर्स प्लानिंग पर कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाला गया, और वो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही, यानी कि सरकार का 5 ईयर प्लान आता है हर 5 साल पे कि अगले आने वाले 5 साल में क्या काम करना है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था उसी समय से रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो ये चीज़ कहा गया है, ये आपको ये बता रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बोला जाए कि रिसोर्स प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि रिसोर्स प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से इस पर काम होना चालू हो गया था। उसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology may hinder the pace of development। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो इस जगह पे है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ भी रिसोर्सेस है वहाँ पे टेक्नोलॉजी होना एकदम नेसेसरी है, यानी कि जहाँ पे भी रिसोर्सेज हो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी एकदम ज़रूरत पड़ जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक ज़रूरी कंडीशन है। किसी भी रीजन का अगर डेवलपमेंट का बात है तो उसमें टेक्नोलॉजी जो रिसोर्सेस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि अगर उस एरिया में रिसोर्सेस है तो इसका मतलब पैसा है, क्योंकि उस रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर बेचा जाएगा और उससे कमाई होगी। पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के अवेलेबल होने से नहीं होता है, यानी कि रिसोर्सेज हो पर साथ ही साथ उसके लिए जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है वो हो ही ना, तो वो रिसोर्सेज किसी काम का नहीं है। उल्टा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। कैसे? तो हमारे रीजन्स में, हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज में तो रिच हैं, पर उन लोगों को इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स कहा गया है, यानी कि उन लोगों के उस रीजन्स को इंक्लूड किया गया है इसमें कि उनके पास पैसा नहीं है। उस रीजन में जो लोगों का इनकम लेवल है वो बहुत ही कम है। और अगर उसी के आप अपोजिट में देखिए तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत कम है, उसके बावजूद भी उनको इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स में गिना गया है। क्यों? इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। तो देखिए समझिए, सबसे पहले तो यहाँ कहा क्या जा रहा है, तो सबसे पहले आप उन रीजन्स को समझिए जिनके पास रिसोर्सेज होते हुए भी उनको गरीब रीजन में रखा गया। तो कुछ वैसे रीजन्स कौन कौन से हो गए आपको, जैसे झारखंड है, झारखंड हो गया, आपको उड़ीसा है, ये सब क्या, इन सब स्टेट्स में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज है। उसके बावजूद भी इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में रखा गया था। अब की बात अलग है, अगर अभी आप देखिएगा तो सिचुएशन थोड़ा बदल चुका है, पर जब देश आज़ाद हुआ उस समय की बात बोल रहा हूँ कि इनको रखा गया किसमें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में। उसी तरह अगर आप देखिए तो जो रीजन्स है जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है,
इन सब रीजन्स में रिसोर्सेस उतने नहीं पाया जाता है। कोयला, तेल, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, ये सारा चीज़ जो अलग अलग मिनरल्स है, ये सब पंजाब, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में उतना नहीं पाया जाता है। उसके बावजूद भी ये सब एरिया आपको इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया में। अब ऐसा क्यों हुआ? इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ का जो झारखंड उड़ीसा का एरिया है, ये क्या ट्राइबल एरिया था, यानी कि यहाँ पर ट्राइब्स, पुरानी ट्राइब जो संथाल ट्राइब्स होती है, उसी तरह से अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं उन लोग रहते थे। और मोस्टली शुरू आज से 60 साल, 70 साल, 100 साल पहले की बात अगर करें तो मोस्टली वो लोग क्या थे, इलिटरेट थे, यानी कि वहाँ के जो पढ़े लिखे कोई नहीं, तो उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं थी और उनको रिसोर्सेज के बारे में उतना वहाँ पता भी नहीं था। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको आता है कि वह उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं था। देखिए, अगर वहाँ रिसोर्सेज सिर्फ हो जाने से कुछ नहीं होता, वहाँ रिसोर्सेज होगा तो वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके जब कंपनी वाले कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पर सेटअप करेगी, सारा चीज़ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगी, तो उसको वहाँ से रिसोर्सेज को अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो वहाँ बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। पर वहाँ पर सरकार ने भी शुरुआत में कुछ ध्यान नहीं दिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना बढ़िया डेवलप्ड नहीं था। तो कोई भी इंडस्ट्री वहाँ जाके नहीं लगेगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं पे जाके लगती है तो उसको कई सारे चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स उसको चाहिए, सारा कंडीशंस उसका फुलफिल होगा तब वो फैक्ट्री वहाँ लगेगी। तो वैसा उसको कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, जिस कारण वहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये नहीं लगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। उसके अलावा लोगों के अंदर जो है उतना आपको पढ़ाई लिखाई नहीं, एजुकेशन लोगों को उतना पता नहीं था। फार्मिंग, क्योंकि वो क्या हुआ आपको, ये सब हो गया आपको प्लेट्यू रीजन हो गया, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे आपको गड्ढा, खदान, आपको पहाड़, ये सब चीज़ ज़्यादा मिलेंगी और वहाँ पे प्लेन लैंड, खेती करने के लिए प्लेन लैंड नहीं है, जिस कारण से ये दोनों एरिया, ये इस टाइप के एरिया के जो लोग हैं वो उतना खेती में भी आगे नहीं बढ़ सके और उनकी इनकम लेवल घट के रह गई। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हाथ है, टेक्नोलॉजी का रोल है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं होने के कारण इस जगह के फार्मर्स खेती भी उतना अच्छा तरीक़ा से नहीं कर सके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे नहीं लगी। इन सब कारण से क्या हुआ, वहाँ रिसोर्सेस होते हुए भी उन रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो सका, जिस कारण से रिसोर्सेज के सिर्फ, वही बात यहाँ कहा भी जा रहा है कि रिसोर्सेज के सिर्फ होने से नहीं होता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, वैसा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए जो उसको रेगुलेट कर सके। तब जाके कोई भी रीजन रिसोर्सेज है तब वो इकोनॉमिकली भी डेवलप बनता है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। अगर इस बात को आपको और अच्छे तरीके से आपको डीपली समझना है तो उसके लिए भी आगे कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको हम लोग आगे देखते देखे क्या बोला जा रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से हज़ारों सालों से कई सारे अलग अलग रूलर्स ने इंडिया पर राज किया। कभी अरब्स आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर चला लगभग 200 ईयर्स तक। तो उन सब को ये बात पता थी कि इंडिया में जो है रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जिसका कि उस लोगों का मकसद ही यही था। जैसे कि मान लीजिए मुगल्स जो आए, उनके पास क्या था उस समय, आप बोलिएगा टेक्नोलॉजी कहाँ था, तो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी भले हो ना हो, पर जो वर्क फोर्स, जो लेबर फोर्स उन लोगों ने यूज करके क्या किया, इंडिया का सारा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले गए या यहाँ से बहुत ज़्यादा खर्च किया। वही उसी तरह से सबसे मेन जो थे ब्रिटिशर्स क्या थे, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत थी। कैसे? तो अगर जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इंडस्ट्री लगने का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, वो 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ पर क्या था, टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में अवेलेबल थी, उन लोगों के पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी थी, उनके पास पैसा, कैपिटल भी था, पूंजी भी थी लगाने के लिए, और लेबर तो जाने यहाँ पर मिल ही रहा था। तो उन लोगों ने क्या करा, अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की मदद के लेकर के यहाँ के कंट्रीज़ को, इंडिया को पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ के सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का काम किया। तो इन सब से ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास थे पहले से, पर जो यहाँ के रूलर्स थे, जो यहाँ के खुद के राजा थे
या यहाँ के जो लोग थे उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण कि वो लोग यहाँ के रिसोर्सेज को खुद से यूटिलाइज नहीं कर सके। और जो बाहर से आए उनके पास टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके उन लोगों ने रिसोर्सेज को खूब मनचाहा तरीके से एक्सप्लॉइट किया। तो देखिए वही बात यहाँ कहा गया है, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा कोलोनाइजेशन का, यानी कि जिस तरह से उन लोगों ने कब्जा किया भारत पे, तो जब आप इसके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कॉलोनीज में, यानी कि वैसी कंट्रीज जिस पर कि ब्रिटिशर्स ने अलग अलग लोगों ने कब्जा किया, वैसी कंट्रीज में जो रिसोर्सेज था वही मेन अट्रैक्शन का कारण बना। यानी कि जो बाहर से आक्रमणकारी आए उनके लिए मेन अट्रैक्शन क्या था, वही रिसोर्सेज। और इट वाज द प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। तो और उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, वही उसी चीज़ ने उन लोगों का मदद किया क्या करने में, वहाँ के अलग अलग कंट्रीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में। इसीलिए कहा जा रहा है देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो यही कहा जा रहा है कि तो इससे ये पता चलता है कि रिसोर्सेज जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट में, चाहे उस जिस रीजन का है उस रीजन के डेवलपमेंट में तभी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकेगा। रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की मदद से तभी हम लोगों को मदद मिल सकेगी, चाहे लोगों को रोज़गार मिले, चाहे लोगों का इनकम लेवल बढ़े। ये सब तभी हो सकेगा जब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी किया जाएगा और इंस्टीट्यूशंस में भी चेंजेस लाया जाएगा। अब देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा, रिसोर्सेज के कारण कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। मानिए कहीं पे रिसोर्सेज मिला, अब टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए, अब जाके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो उसमें कई सारे लेबर्स को, कई सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कई सारे ट्रक्स ड्राइवर को रोज़गार मिलेगा। उसके लिए नए नए रोड्स बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा, तो उसमें कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी तरह जब एक काम होता है तो उसके साथ साथ जुड़े हुए 100 काम अपने आप होते चलते हैं, जिसको कि आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में। तो आपको एसएसटी में सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बस आपको अच्छे से समझना है और हर एक चीज़ को अच्छे से याद रखना है, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते चलिए, आप कनेक्ट करते चलिए और आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है डेवलपमेंट हो, चाहे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, सिर्फ रिसोर्सेज के अवेलेबल होने से नहीं होगा। क्या क्या ज़रूरी है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि अलग अलग टाइप के स्किल्स वो भी अवेलेबल होने चाहिए, और लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में समझ जानकारी भी होनी चाहिए। तब जाके कोई भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाना, किसी रिसोर्सेज को लेकर डेवलपमेंट की और आगे बढ़ पाना पॉसिबल होता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसका कि नाम था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से इंडिया में किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, और रिसोर्स का प्लानिंग के पीछे या रिसोर्सेज का डेवलपमेंट के पीछे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अगर बात किया जाए कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है कि रिसोर्सेज को डेवलपमेंट किया जा सके या रिसोर्सेज के साथ किसी और तरह का डेवलपमेंट किया जा सके। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि रिसोर्सेज से रिलेटेड है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, ये सारा। पर यहाँ पर रिसोर्सेज से पार्टिकुलरली एक टॉपिक है जिसके बारे में इस चैप्टर में तो उतने डीप में हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे जैसे अलग अलग चैप्टर्स हम लोग पढ़ते चलेंगे, जैसे कि वाटर, वो भी एक रिसोर्स है, उसको किस तरह कंजर्व किया जाए ये हमको आपको वाटर रिसोर्सेज में मिलेगा। एग्रीकल्चर में अलग अलग क्रॉप्स को किस तरह जो है आपको, या सॉइल की फर्टिलिटी को, वो भी क्योंकि एक रिसोर्स है, उसको किस तरह कंजर्व किया जाए वो एग्रीकल्चर चैप्टर में मिलेगा। मिनरल्स को कैसे कंजर्व किया जाए, नेचुरल गैसेस को कैसे कंजर्व किया जाए, ये सब आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में मिलेगा। तो
अलग अलग चैप्टर्स में आपको कंजर्वेशन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स मिलते चलेंगे, जिनको कि आपको पढ़ते चलना है और पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं है, उनको भी कनेक्ट करके पढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज कहीं के भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं रिसोर्सेज के मिल जाने से कई बेनिफिट्स होते हैं, कई लोगों को रोज़गार मिलता है, इनकम लेवल बढ़ती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर रिसोर्सेज को हम लोग गलत तरीके से कंज्यूम करेंगे, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ये सब करेंगे, तो इससे सोशल और इकोनॉमिकल दोनों प्रॉब्लम्स होगी। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होगी। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो जो रिसोर्सेज बाद में हम लोगों को ही काम आता वो तो हमारा वेस्ट हो गया, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो। उसी के साथ साथ अगर हद से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे लड़का लोग बाज़ार में आपको देखिए कि मिल जाएगा कि बाइक लेके बूम बूम करता हुआ उड़ रहा है, वो क्या हुआ, आपको वहाँ पे फ्यूल बर्बाद हो रहा है, पूरा का पूरा धुआं निकल रहा है, सब इन्वायरमेंट को डैमेज पहुँचाया जा रहा है। तो ये सब क्या हुआ कि रिसोर्सेज को अगर गलत तरीक़ा से यूज किया जाएगा तो कई सारे प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। अब बोला गया है टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। अब इन सब से बचने का क्या तरीका है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाए, रिसोर्सेज को बचाया जाए, और वो भी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीक़ों से। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ आवर लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और यही हमारे जो अलग अलग लीडर्स हुए, अलग अलग जो थिंकर्स हुए, महापुरुष हुए, जिनको कि बहुत ही अच्छी नॉलेज थी हर एक चीज़ के ऊपर, उनका भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है फोर्स था कि इसके ऊपर वो लोग भी काम किए। उसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं, वो उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई करी। उनका जो सोचने का जरिया था, तरीका था, वो भी बहुत हट के था, सबसे अलग था। तो गांधी जी क्या कहते हैं, तो गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न्स अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड। गांधी जी अपनी बातों में ये कहते हैं डेट देयर इज इनफ, गांधी जी अपनी बातों में ये कहते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। क्या कहते हैं गांधी जी कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, उतना तो रिसोर्सेज भारी मात्रा में है धरती पर किसी की लालच पूरी हो सके इतना रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जितना हर किसी को, एक ह्यूमन बीइंग को पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उतना रिसोर्सेज तो है, पर जब बात आती है लालच की, तो लालच कभी भी पूरा नहीं होता। तो लालच पूरा करने लायक रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो ग्रीडी और सेल्फिश यानी कि लालची जो लोग होते हैं, और जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, तुरंत रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट करती है। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना यूज हो रहा है उतना ही उससे जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री से धुआं भी निकल रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको, और जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, चाहे कोई कंट्री हो सेल्फिश हो, मतलब कि वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ काम कर रही हो ऐसा सोच के, चाहे कोई इंडिविजुअल कोई आदमी हो, जैसे कि अरब्स के लोग, उन लोगों के पास तेल है तो वो लोग जो है अपना मोनोपोली चलाते हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको क्या कहा गया गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने उनको मेन कारण बताया है रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्सेज में जो गिरावट आ रही है, उसके पीछे मेन रीज़न गांधी जी ने इन्हीं लोगों को बताया है। और गांधी जी एक और बात कहते हैं क्या, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग मास प्रोडक्शन यानी कि एक ही बार में बड़े लेवल पे अगर हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करके रख दे कहीं पे, तो ये जो चीज़ है इसके खिलाफ थे गांधी जी। और उनके कहने का क्या मतलब था कि
प्रोडक्शन किया जाए पर मासेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए और यूटिलाइज किया जाए। मतलब हद से बेसी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के खिलाफ थे गांधी जी। तो ये आपको कहा गया है, मतलब गांधी जी क्या बोल रहे हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के ऊपर, गांधी जी के द्वारा गांधी जी का क्या विचार है, ये बात कहा गया। अब अगर बात आता है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो अलग अलग रिसोर्सेज पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ जो इस चैप्टर पढ़ेंगे जैसे सॉइल है, तो अगर सॉइल का बात किया जाए, सॉइल को किस तरह कंजर्व किया जा सकता है, तो जब फार्मर्स फार्मिंग करते हैं तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का हद से ज़्यादा यूज ना करें, जिससे कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो बनी रहे। अब अगर दूसरा रिसोर्सेज का बात करेंगे जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, तो हम लोग वाटर को ज़्यादा वेस्ट ना करें, कम से कम वाटर में अपना हम काम कर लें, वाटर को कंजर्व करें, अलग अलग तरीक़े से वाटर को हम लोग सेव करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर हम लोग अलग अलग तरह के मिनरल्स की बात करेंगे, तो मिनरल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना काम में ले सकते हैं। जो जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल ही है, पेट्रोल, डीजल, इन सब का क्या है, अगर हमको कहीं जाना है अगल बगल के एरिया में, तो हम लोग अपना पर्सनल व्हीकल ना ले जाके कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लिए, जिससे क्या हुआ कि जहाँ एक हर 100 आदमी एक एक अपना अपना बाइक लेके जाता और वहीं 100 आदमी एक बस में गया, तो क्या हुआ, उतना फ्यूल सेव हो गया। तो ये छोटा छोटा स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग चीज़ होती है। उसी तरह एक स्टेप होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। जैसे मेटल्स है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इन सब चीज़ों को हम लोग रिसाइकल करके यूज में ले सकते हैं। किसी किसी चीज़ को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई पानी हुआ वेस्ट वाटर है, जैसे आप जो है आप कपड़ा धोए, वो वेस्ट वाटर है, उसको आप किधर ही ले जाके, किधर नाली में नहीं बहा के, किधर मिट्टी है फालतू ज़मीन पड़ी है उधर आप गिरा दीजिए, तो वो वाटर क्या होगा, आपको धीरे धीरे सॉइल के अंदर चला जाएगा और वापस से वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि मतलब अलग अलग चीज़ हम लोग, अलग अलग स्टेप्स हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म हो। इसी में एक चीज़ यहाँ पे कही गई है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम में रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर पहली बात हुई, जिसमें कि 1968 में बात हुई रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर। वहाँ पर एक मीटिंग क्लब ऑफ रोम में बुलाई गई, उस पर जो है बातचीत हुई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 1974 में जो गांधी जी की फिलॉसफी थी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उनके ऊपर जो है एक बुक भी आई, एक बुक आई स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसमें भी गांधी जी की जो अलग अलग फिलॉसफी थी उसका यूज किया गया। उसको कहा गया कि गांधी जी ये सारी चीज़ें कहते हैं और इन सब का यूज किया जा सकता है। उसी तरह द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में एक रिपोर्ट आई, ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसमें भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के ऊपर बात कही गई, जिसमें कि रिसोर्सेज को किस तरह कंजर्व किया जाए इस पर जो है बात हुई। दिस report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of for resource conservation। उस रिपोर्ट में एक स्टेप निकाला गया रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, जो कि था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज को यूज भी किया जाए और उसका डेवलपमेंट भी हो, पर इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचे और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाया जा सके, ये उस रिपोर्ट में कहा गया। इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते हुए 1992 में जो रियो दी जेनेरो में अर्थ समिट था, वहाँ पर भी इस पर बात हुई थी। तो ये अलग अलग स्टेप्स हुए जो कि आप, मतलब ये एक रिपोर्ट है, जो पूरा आर्टिकल है जो कि ये दर्शाता है कि कई सालों से, आज से कई 50, 60, 70, 100 सालों से जो है रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर बात चल रही थी और उस पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रही थी कंटिन्यूसली। उसके बाद एक और बुक आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है बातचीत हुई है, उसमें भी कहा गया है। उसके बाद रिसोर्सेज को अगर जब बात आती है कंजर्व करने की, तो एक और स्टेप लिया गया, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट बुलाया गया, जिसमें कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर बात कही गई। तो ये आपको अलग अलग चीज़ हो गई जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस समझ में आया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग का क्या प्रोसेस है इंडिया में,
टेक्नोलॉजी भी क्यों उतनी ही ज़रूरी है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, और साथ ही साथ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, या गांधी जी का क्या कंसर्न है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए, अब जो हमारा आज का लास्ट बचा कि ये सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस छाटे हैं, जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं वो छाटे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो यानी कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करना और इस तरीके से करना कि जिस रीजन के पास जो रिसोर्सेज ना भी हो उनको भी वो रिसोर्सेज मिल सके, क्योंकि हर किसी को हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी वो रिसोर्सेज मिल सके। इसी चीज़ को बोलते हैं बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। और वो इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेस है तो कोई सा नहीं है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके पास कोई सा भी रिसोर्सेस नहीं है, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके पास हर तरह का रिसोर्सेस है। इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है इंडिया में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जस्टिफाई। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस बात को कहना। तो रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि कई स्टेप्स में रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है, ये कोई छोटा सा काम नहीं है। सबसे पहले रिसोर्सेज की मैपिंग, सर्वे, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का, ये सारा चीज़ का जो है एस्टिमेशन किया जाता है। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इन सब का व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, इन सबको मैच किया जाता है। ये सारा स्टेप होने के बाद रिसोर्स प्लानिंग एक पूरी प्रोसेस हो पाती है, जिस कारण से रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसी तरह व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, सेम टू सेम। आपको उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो लोगों के पुराना एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, और जो नया नया टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए वो होना चाहिए। ये सारा चीज़ होने के बाद ही किसी भी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट के तरफ काम हो पाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट to development only when they are accompanied by appropriate technological development or institutional changes justify this statement। क्या कहा जा रहा है कि रिसोर्सेस डेवलपमेंट के काम तभी आ सकता है, रिसोर्सेस देश के डेवलपमेंट में तभी मदद कर सकता है जब उन रिसोर्सेस को साथ ही साथ उनके लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए वो भी उसमें अप्लाई किया जाए, और अलग अलग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी किए जाए, इसको बताना है। तो देखिए, हम लोगों ने ये चर्चा किया, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, कि अगर सिर्फ रिसोर्सेस होने से नहीं होता, उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चाहे उसको डेवलप करने के लिए चाहिए, वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हमारे पास रिसोर्स होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, जैसा कि हम लोगों के पास रिसोर्सेस होते हुए भी हम लोग कई सालों तक नहीं कर सके। और एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ, उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी, और वो लोग क्या किए, हमारे यहाँ का रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट किए। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यही आपको इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, आंसर सेम होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रिसोर्स डेवलपमेंट। कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या क्या इम्पोर्टेंस है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट में। तो यही कि टेक्नोलॉजी के बिना रिसोर्सेज किसी काम का नहीं है, टेक्नोलॉजी रहेगी तभी हम लोग उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। उसी के साथ एक और क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में हिंडर द पेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या कि रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी है ही है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, पर साथ ही साथ जो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, वो भी होना चाहिए, नहीं तो डेवलपमेंट का स्पीड और स्लो पड़ जाएगा।
तो इसका भी आंसर वही होगा कि टेक्नोलॉजी रहने से क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, वरना वो रिसोर्सेज किसी काम का नहीं है। और एक टेक्नोलॉजी के होने से कई चीज़ें होती है, जैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, उस एरिया के लोगों को भी मदद मिलेगी, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। अलग अलग जो कई चीज़ें होंगी, कई सारे लोग होंगे अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी था तब जाके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए और उससे कई सारी चीज़ें हुई। तो एक चीज़ होता है उसके पीछे पीछे 100 चीज़ होने लगता है, और जिससे कि देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। तो इसीलिए ये रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गांधी जी का क्या कंसर्न्स था रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर, यानी कि गांधी जी क्या कहते हैं रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर। तो गांधी जी यही कहते हैं कि धरती पर इतना रिसोर्सेस है कि किसी का नीड पूरा हो सके, पर किसी का ग्रीड पूरा हो जाए, लालच पूरा हो जाए, इतना रिसोर्सेस नहीं है। उसके अलावा गांधी जी ने जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करती है, और जो कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों को एक मेन रूट बताया कि यही लोग जो हैं रिसोर्सेज के डिप्लेशन के पीछे जिम्मेदार हैं। तो ये सब गांधी जी के व्यूज हो गए। उसके अलावा गांधी जी की कई सारी और भी फिलोसफीज थे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर, जो कि आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी। जैसे एक बुक थी, अभी हमने पीछे बात किया उसके बारे में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इन सब बुक्स को जब आप पढ़िएगा तो उसमें गांधीयन फिलॉसफी आपको देखने को मिल जाएगी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के ऊपर। उसी के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, हम लोग रिसोर्सेज को रिड्यूस करें, रीयूज करें एंड रिसाइकल करें। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों, जैसे कि आप छोटा छोटा चीज़ लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि आप घर से निकल रहे हैं तो उस समय आप अपने घर का सारा बिजली का पंखा बल्ब सब ऑफ कर दें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व हो सके। आपको जितना पानी का ज़रूरी है उतना ही यूज में ले, बाकी को कंजर्व करें, तो वाटर कंजर्वेशन हो गया। मिनरल्स, आप फॉसिल फ्यूल्स को आप बाइक को उड़ा के बर्बाद ना करें, फॉसिल फ्यूल्स को आप सेव करने की कोशिश करें, तो मिनरल सेव हो गया। उसी तरह से अलग अलग चीज़ हैं, छोटा छोटा स्टेप्स जब हम लोग करेंगे अपने डेली डे टू डे एक्टिविटी में, हम लोग थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे तो बूंद बूंद भर के घड़ा बढ़ता है। उसी तरह से जब हम लोग छोटा छोटा बदलाव करेंगे अपने डे टू डे एक्टिविटी में, तो रिसोर्स कंजर्वेशन अपने आप ही होने लगेगा। एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखना छूट गया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया जा सके, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जिनके पास रिसोर्सेज नहीं भी है उनको भी दिया जा सके। रिसोर्स को इस तरह से उसका एक रोड स्ट्रक्चर बनाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके, ये सारा चीज़ मिलके रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर चाहिए पूरे डिटेल्ड में, वो भी इस तरह से कि आप अगर एग्ज़ाम में उसको लिख देंगे तो आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस सारे क्वेश्चंस का भी और पूरे चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा और आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा जो CBSE का रैशनलाइज्ड बुक इस बार लॉन्च हुआ है उसका भी आपको वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। अगर आप, अब एक चीज़ हमारा था इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स कि कौन कौन से डेट और इवेंट यहाँ पर है जिसको कि आपको याद रखना है। तो था आपको एक रियो दी जेनेरो अर्थ समिट जो कि हुआ 1992 में, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है हमारा कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एड्रेस है आपको, अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लोकल है, तो आपको ये एड्रेस है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, या नहीं तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो, जैसे कि आपको NCERT की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी, नोट्स बनवाया भी जाएगा, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना है वो भी कराया जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको एकदम ईजीएस्ट वे में कराया जाएगा। मैप वर्क आपको पूरा कराया जाएगा अच्छे तरीके से।
क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, हर चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग, आपको चाहे जितना भी डाउट हो आप पूछिए, आपको बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा आपका, ताकि आप जो है एनहेंस हो सके आपकी जो प्रोडक्टिविटी है। उसके अलावा रिविजन्स भी कराया जाएगा टाइम टू टाइम। एग्ज़ाम के लिए क्या आपको करना है, किस तरह आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपसे डिटेल्ड में गाइड किया जाएगा। और जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजनेबल है, कोई हाई फाई फ़ी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।